इस क्लास में दोस्तों हम सोल्व करने जा रहे हैं एसएससी दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टैली प्रिंटर ऑपरेटर टीपीओ। इस एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। पार्ट नंबर 2 इसका, इससे पहले पार्ट 1 हमने किया था, इसका जीके कवर किया था 20 क्वेश्चन। अभी रहने वाला है जनरल साइंस। जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे कि एडिक्विटी पूछता है उसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 21 टू 45। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल अपने आप में डैश। ब्लैक होल क्या होता है, आपको ध्यान रखना है ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या है दोस्तों, एक खगोलीय पिंड का नाम है जिसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वहां पे बहुत ही ज्यादा होती है, जिसका मतलब ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी ग्रेविटी की वजह से ये जो भी इसके पास जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी या कहते हैं जो सेलेस्टियल बॉडी होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइट होंगे, सबको ये अपनी तरफ क्या कर लेता है, इसकी ग्रेविटी इतनी हाई होती है, खींच लेता है। और इसका जो दोस्तों द्रव्यमान है, जो मास है, वो भी काफी हाई होता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी काफी हाई होती है। डेंस होता है मतलब कि सघन होता है ये। अनंत रूप से सघन पिंड है, अपने आप में एक राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं ऑप्शन, ये क्या है, अपने आप में एक अनंत मतलब इनफाइनाइट रूप से डेंस पिंड होता है, सेलेस्टियल बॉडी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है। मतलब इंग्लिश में कहता है मूविंग कोयल, जो मूविंग कोयल होता है, मूव करता हुआ कोयल होता है, माइक्रोफोन चेंजेज। मूविंग कोयल माइक्रोफोन चेंजेज, ये किसको किस में कन्वर्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये कन्वर्ट करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मूविंग कोयल कन्वर्टेड साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का कालांतर लगभग कितना होता है। आपको ध्यान रखना है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का कालांतर होता है लगभग 4 मिनट के बराबर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। कितना होता है, 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 24, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को उबाला जा सकता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मतलब बॉइलिंग बॉयल मतलब उबालना कोई चीज, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का प्रेशर है दोस्तों वाटर का, वो बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, पानी को उबाल सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दाब बढ़ाकर, प्रेशर बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 25, दो मोटर गाड़ियां क्रमशः V1 एंड V2 वेगों से मतलब स्पीड से, वही वेलोसिटी से एक ही दिशा में जा रही है, तो पहली की अपेक्षा दूसरी का सापेक्ष वेग क्या होगा। तो जब भी दो, मान लो दो, आपने ट्रेन कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ट्रेन एंड स्पीड, ट्रेन डिस्टेंस एंड ट्रेन में, जब हम मैथ्स का चैप्टर करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा, जब दो ट्रेन एक डायरेक्शन में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। वेग क्या है, एक ही दिशा में ट्रेवल करेंगे, वेलोसिटी, दो मोटर V1 और V2 वेलोसिटी है, आपको बताना है तो पहली के अपेक्षा दूसरी सापेक्ष वेग क्या है, दूसरी का। मतलब कि रिलेशन बनाना आपको V2 के साथ, दूसरी जिसके साथ का लगा है, तो का दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, V2 माइनस करोगे आप V1। दूसरी का जिसके साथ का या ऑफ लगा है तो उसमें से वो पहले वाली माइनस करते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, दो सतहों के बीच घर्षण बल बढ़ेगा यदि। मतलब फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होता है, पहले कहता है सतहों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए दोस्तों, इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सतहों को चिकना किया जाए तो घटेगा, सतहों को क्षेत्रफल घटाया जाए उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सतहों को भिगोया जाए तो भिगोने से क्या होगा, जो घर्षण है ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं राइट आंसर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, घर्षण बल बढ़ेगा जब सतहों को भिगोया जाए। एक संवृत्तर की आवृत्ति 100 या कहते हैं 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, तो उसके कंपन का आवर्तकाल कोटि मान में क्या है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट सुनिए, कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टर्निंग फोर्क इज 100 हर्ट्ज पर सेकंड,
व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इट्स वाइब्रेशन ऑर्डर? टाइम पीरियड बताना आपको वाइब्रेशन ऑर्डर का। तो आपको याद रखना है टाइम पीरियड है दोस्तों जो हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, फ्रिक्वेंसी के। तो टाइम पीरियड होता है 1/f। तो ये आएगा 1/100। तो लिखते हैं 10 की पावर 2, ऊपर जाके 10 की पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। 10 की पावर -2 सेकेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा की यूनिट आपको बतानी है। एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा, ये होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ध्रुव गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? मतलब कहते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वैल्यू क्या होती है? आपको ध्यान रखना है जब हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं, कोई आर्टिकल, वो नीचे गिरता है। नीचे क्यों गिरता है आपको ध्यान रखना है, वहां पे काम करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोस्तों ये डिपेंड करती है जी के ऊपर। जी की वैल्यू हर हर पोजीशन पे अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड के ऊपर, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कि आपने जो वस्तु फेंकी है कितनी ऊंचाई से फेंकी है, कितनी ऊंचाई से फेंकी है, वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा, अक्षांश के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, यदि दो आदमी 55 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 4 तथा 7 मिनट में 20 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? आपको ध्यान रखना है कि बॉडी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, लेके जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे नो वर्क इज डन ऑन द बॉडी एंड वर्क डन विल बी जीरो इन एवरी केस। हर कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, बॉडी के ऊपर कोई भी काम नहीं होगा, हमेशा वर्क डन क्या होता है, काम जीरो होता है। ठीक है, कोई कार्य नहीं होता है, कार्य प्रत्येक कंडीशन में क्या होता है, जीरो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, प्रत्येक द्वारा शून्य कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 10 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने का, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्यू। आपको याद रखना है, ये होता है एम सी डेल टी। अब मैं बताता हूँ ये क्या क्या होता है, एक सेकेंड। ये होता है यहाँ पे डेल टी, इसमें एम होता है जो, ये होता है दोस्तों जो वाटर का द्रव्यमान है, कितना है, 10 ग्राम। सी होता है स्पेसिफिक हीट, सी होता है स्पेसिफिक हीट। और जो होता है 1 कैलोरी बटे में ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी बटे में कैसे सीधा लिखता हूँ, 1/c आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 कैलोरी बटे में डिग्री सेल्सियस। और ये होता है यहाँ पे डेल टी, क्या होता है, डेल टी होता है जो टेम्परेचर में चेंज होगा। डेल टी क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज। तो वो करेंगे कैसे, डेल टी होगा T2 - T1, मतलब कि हाइयर जो टेम्परेचर है कितना, 50 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे लोवेस्ट, 50 - 20 करोगे 30 आएगा। और इसकी वैल्यू होती है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है यहाँ पे, जल की विशिष्ट उष्मा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसकी 1/c की वैल्यू होती है 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जगह 1 रखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा 300 कैलोरी, 300 कैलोरी आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। राइट आंसर होगा ऑप्शन। यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ आपको बतानी है, एफ की वैल्यू आपको बतानी है। पावर है दोस्तों, पावर किस में होता है, डायोप्टर में होता है। तो पी की वैल्यू क्या है, 5D है। पी की वैल्यू जी 5D। आपको एक चीज याद रखना है, पावर होता है 1/f के। किसके बराबर होता है, 1/f। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखूंगा, 5 बराबर क्या आएगा, 1/f के बराबर आएगा। एफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1/5 के बराबर होगी।
इसके बराबर होगी 1/5। इसको लिखते हैं 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 0.2 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 36.6 न्यूटन है तो इसका वस्तु का मान चंद्रमा पर होगा। आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पे इसका 1/6 करेंगे, छिक छिक 36, 6 तो ये आएगा 6.1 न्यूटन। चंद्रमा पर क्या होगा दोस्तों, वस्तु का मान 6.1 न्यूटन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 34 क्वेश्चन नंबर, प्रोटियम के परमाणु में होते हैं, प्रोटियम के कहते हैं एटम में होते हैं। आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है प्रोटियम, प्रोटियम होता है 1H1। एक होता है ड्यूटेरियम, हो सकता है क्वेश्चन ड्यूटेरियम से बन जाए, आपको सभी का पता होना चाहिए। एक ड्यूटेरियम होता है और एक होता है ड्यूटेरियम के अलावा ट्राइटियम, एक होता है ट्राइटियम, ये होता है ट्राइटियम। आपसे पूछा है प्रोटियम के परमाणु में होते हैं, क्या होते हैं, केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप कैसे निकालोगे दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है, प्रोटॉन परमाणु में होते हैं। आपको कहना, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में निकालता हूँ। अभी आपको पता है, अब इसमें एटॉमिक नंबर एक है और मास नंबर भी एक है, एटॉमिक नंबर भी एक है और मास नंबर भी एक है। तो इनमें एटॉमिक नंबर भी एक है और मास नंबर भी एक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन एक हो गया इसमें। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन मास नंबर में से माइनस कर देंगे, नंबर एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे सीधा। तो 1 - 1 करेंगे तो ये 0 होगा, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो इस तरह से नो न्यूट्रॉन तो क्या है, प्रोटियम में एक प्रोटॉन है, तो आप कहेंगे प्रोटियम, देखो नाम से भी रिलेट करके याद कर सकते हो, प्रोटियम मीन्स 1 प्रोटॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि दोस्तों एटॉमिक नंबर एक है तो प्रोटॉन भी क्या होगा, एक ही होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 35, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो आपको एक याद रखना है, रिलेशन आर होता है रेजिस्टेंस रो एल बाय ए। तो ए होता है दोस्तों यहाँ पे एरिया, क्या होता है, कंडक्टर का जो एरिया होता है वो होता है ए। तो ये आर के आपस में ये अपोजिट है, अगर ए बढ़ेगा तो आर छोटा होगा, कह सकते हैं, और ए छोटा होगा तो आर बढ़ेगा। तो इसके ए की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस जो है। क्वेश्चन नंबर 36, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो हम क्या कर देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है दिस। तो दोस्तों अगर हमें केल्विन में चेंज करना है सेल्सियस से, तो हम 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दिए गए टेम्परेचर में 273 जोड़े, राइट राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या कर देंगे, 273 ऐड कर देते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर आपको केल्विन में चाहिए तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में है दोस्तों उसमें 273 आप ऐड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 37, अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो ऑक्सीडेशन को गेन करेगा वो होता है ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीकरण होता है वो, उसको बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण। और जो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना आपको, जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन में कैसे, सॉरी, जो ऑक्सीजन को क्या करेगा, मतलब कि लॉस करेगा, तो उसका मतलब ये होता है रिडक्शन, अवकरण। अब यहाँ पे H2 था, एच की जो स्टेट है चेंज हो गई है दोस्तों, एच की स्टेट चेंज हो गई, इसने लूज कर दिया, एच ने लूज किया यहाँ पे, तो एच कहाँ अलग हो गया, ठीक है।
और ये इसके साथ जुड़ गया, तो Zn तो क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है हम कहेंगे, और H2 क्या हुआ है दोस्तों, इससे ऑक्सीजन इससे हट गया, ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ पे इसको बोलोगे आप रिड्यूस्ड का मतलब अवकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, H प्लस का क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। जो ऑक्सीजन को गेन करेगा ऑक्सीडाइज्ड होगा वो एलिमेंट, और जो ऑक्सीजन को लूज करेगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, अवकरण होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में नेचर में कभी अकेले नहीं होता है। आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने कहा था फोर्स कैन नेवर एग्जिस्ट अलोन इन नेचर, फोर्स कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। इट एक्ट हैज ए म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज आपस में रिएक्शन करेंगी तभी फोर्स एग्जिस्ट करता है, इक्वल कभी एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू न्यूटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बल मतलब कि फोर्स। यहाँ से ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ कहता है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसकी डेफिनेशन है दोस्तों, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सी गैस है जो अमोनिया के संपर्क में आने पर सफेद धुआं देती है। इस गैस का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जब अमोनिया के संपर्क में आएगी, इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो ये कैसा धुआं देती है, सफेद धुआं देती है। क्वेश्चन नंबर 40, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिक मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड दोस्तों, जैसे कि बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन का जो मेन सोर्स क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बेंजीन मीन्स C6H6, ये फॉर्मूला होता है इसका C6H6। क्वेश्चन नंबर 41, रिएक्शन H2 प्लस I2 टू HI बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए कौन से कारक के कारण साम्य स्थिरांक K का मान परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो साम्य स्थिरांक है ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, दाब मतलब कि प्रेशर, और अभिकारकों जैसे कि सांद्रता वृद्धि अभिकारकों, ठीक है, इनकी जो कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन होगा उससे साम्य साम्य जो स्थिरांक है इसकी पोजीशन बदल सकती है लेकिन इसका मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर में वृद्धि, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे अधिक नाइट्रोजन की उर्वरक से प्राप्त होती है। आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक नाइट्रोजन की उर्वरक से प्राप्त होती है यूरिया। यूरिया मतलब कि H2NCO, H2NCON, यूरिया क्या प्राप्त होता है, यूरिया अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 125-150 डिग्री टेम्परेचर पर और 8.5 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से यूरिया प्राप्त होता है, और इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है लगभग 46% होती है। आपको ध्यान रखना है, यूरिया H2NCONH2 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मिक्सचर है उसको 125 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 8.5 डिग्री एटमोस्फेरिक प्रेशर पर गर्म करके प्राप्त की जाती है, और इसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज रहता है कितना रहता है, 46%, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है, उसका स्थान होगा आवर्त तालिका के वर्ग में। आवर्त तालिका मतलब कि पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, 19 जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है पोटेशियम का। किसका होता है दोस्तों, 19 नंबर होता है पोटेशियम का। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनानी है, कैसे बनाते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और फिर आएगा 3s2, 3p6, कितने हो गए, एक, दो, सॉरी, दो दो चार, छः, 10 और दो 12 और 6 18।
फिर उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों ऑर्बिटल, फिर आता है 4s 1, मतलब लास्ट में कितना है, एक है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है लास्ट में। तो इसको लिखते हैं 1 ऑफ 1 ग्रुप ए। राइट आंसर होगा 1 ए में आएगा ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कह सकते हैं ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 भी कह सकते हैं इसको, और 1 ए भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यूरेनियम कहता है से एक अल्फा तथा एक 1 - बीटा कण निकलने के बाद प्राप्त परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या है। जब अल्फा कण निकलता है दोस्तों, अल्फा डीके होता है, आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में पढ़ते हैं। जब अल्फा डीके होता है यूरेनियम 238 से यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है अल्फा के निकलने से जो मास नंबर है उसमें 4 की कमी आती है। कितनी की कमी आती है, 4 की कमी आएगी। मास नंबर क्या है, 238। और बीटा डीके होने से कोई भी कमी नहीं आती, ठीक है, मास नंबर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी फिर, 234 हो जाएगी। आपको बस यही पता होना चाहिए था, जब अल्फा डीके होता है, अल्फा मतलब कण निकलता है, तो कितनी कमी आती है मास नंबर में, द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी आती है, 4 की कमी आती है। लेकिन बीटा डीके से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, 4.8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या होगी। आपको सबसे पहले O2 का आपको निकालना है। O2 का दोस्तों मोलर मास आपको निकालना है, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान O2 का आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए O2 की वैल्यू निकालने के लिए O का आपको पता है आणविक द्रव्यमान मोलर मास कितना होता है, 16 होता है। लेकिन O2 किस में एग्जिस्ट करता है, O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं एक टाइम पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 16, एक का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, अणुओं की संख्या मान लो n निकालना है आपको। अगर हम दोस्तों नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर को n नहीं मान लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है जब हम गिवन मास को, गिवन द्रव्यमान को, गिवन मास को मान लो 4.8 है, डिवाइड कर देते हैं किससे, मोलर मास से, मतलब आणविक द्रव्यमान से, वो कितना आया 32। तो यहां से आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल। इसको कैंसिल आउट करोगे, ये बटे में जीरो आएगा, पॉइंट हटा दिया मैंने। 16 दूनी 32, 20 आया, 16×3 = 48, 3/20 आया दोस्तों ये। 3 बटे कितना है, 20। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से नीचे, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना आया था, 3/20 था, सॉरी। तो ऊपर 5 से 15 होगा और नीचे 100 हो जाएगा, तो ये आएगा 0.15 मोल होगा, 0.15 मोल आएगा। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, किसकी, आणविक अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या की वैल्यू में निकाल देता हूँ, एन कैपिटल एन की वैल्यू। तो क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि मल्टीप्लाई कर देना आपको नंबर ऑफ मोल को, जिसकी वैल्यू क्या है 0.15, किससे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है, ये भी आपको याद रखना है, 6.022 10⁻23। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा लगभग 9.033 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आएगा हमारा, राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन, कह सकते हैं सेकेंड।